हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोगों से मेरा एक निवेदन है वीडियो शुरू करने से पहले कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। वो वीडियो अगर लास्ट में बहुत अच्छा लगे तो इसको जो है शेयर करें, लाइक करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है क्या? संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान के भाग 4 संविधान के भाग 4 में, किसमें? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक 51 तक देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया गया, जिन्हें क्या कहा गया? नीति निर्देशक तत्व कहा गया। नीति निर्देशक तत्व, यह सिद्धांत मूल अधिकार की राजनीतिक लोकतंत्र की अवधारणा को सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा से जोड़कर संविधान की जो प्रस्तावना है उसको क्या करते हैं? सार्थक करते हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के जो मूल अधिकार की राजनीतिक लोकतंत्र की अवधारणा है उसको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा से जोड़कर संविधान की प्रस्तावना को सार्थक करते हैं। तो इसके आगे अगर हम देखें तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51, कहाँ? 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, चूँकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो आय से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? आय से। तो इसको किससे जोड़ सकते हैं? आयरलैंड से। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, तो आय का मामला है, तो आय का जब मामला है तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये अबाध्य योग्य अधिकार हैं। नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। किसकी? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो सपना है वो नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से पूरा होता है। इनसे सामाजिक आर्थिक अधिकार की रक्षा होती है। ठीक है, जबकि मूल अधिकार जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनसे नागरिकता और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा होती है। नीति निर्देशक तत्व जो है भविष्य के मूल अधिकार होते हैं। नीति निर्देशक तत्व भविष्य के मूल अधिकार हैं। क्या है? भविष्य के मूल अधिकार। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। अब हम नीति निर्देशक तत्वों का जब वर्गीकरण करते हैं तो पाते हैं कि इनमें 3 सिद्धांत परिलक्षित हैं। इनमें 3 सिद्धांत मुख्यतः हैं। नंबर 1 पे जो है समाजवादी सिद्धांत, नंबर 2 पे गांधीवादी सिद्धांत और नंबर 3 पे है उदारवादी सिद्धांत। नंबर 1 पे समाजवादी सिद्धांत, नंबर 2 पे गांधीवादी सिद्धांत, नंबर 3 पे है उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत, ये 3 तरह के सिद्धांत जो है नीति निर्देशक तत्वों में परिलक्षित है। तो अब हम पहले समाजवादी सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। समाजवादी सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो पहला समाजवादी सिद्धांत है अनुच्छेद 39A या 39 फर्स्ट या 39 का। इसमें क्या कहा गया है? इसके अकॉर्डिंग राज्य अपनी नीति का इस प्रकार से संचालन करे कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिक को समान रूप। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोगों से मेरा एक निवेदन है वीडियो शुरू करने से पहले कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। वो वीडियो अगर लास्ट में बहुत अच्छा लगे तो इसको जो है शेयर करें, लाइक करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है क्या? संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक,
अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान के भाग 4 में किसमें भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक 51 तक देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया गया, जिन्हें क्या कहा गया? नीति निर्देशक तत्व कहा गया। नीति निर्देशक तत्व, यह सिद्धांत मूल अधिकार की राजनीतिक लोकतंत्र की अवधारणा को सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा से जोड़कर संविधान की जो प्रस्तावना है उसको क्या करते हैं? सार्थक करते हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के जो मूल अधिकार की राजनीतिक लोकतंत्र की अवधारणा है उसको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा से जोड़कर संविधान की प्रस्तावना को सार्थक करते हैं। तो इसके आगे अगर हम देखें तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 कहाँ 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, चूँकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो आय से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? आय से। तो इसको किससे जोड़ सकते हैं? आयरलैंड से। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, तो आय का मामला है, तो आय का जब मामला है तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये अबाध्य योग्य अधिकार हैं। नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। किसकी? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो सपना है वो नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से पूरा होता है। इनसे सामाजिक आर्थिक अधिकार की रक्षा होती है, ठीक है। जबकि मूल अधिकार जो होते हैं फंडामेंटल राइट्स, उनसे नागरिकता और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा होती है। नीति निर्देशक तत्व जो है भविष्य के मूल अधिकार होते हैं। नीति निर्देशक तत्व भविष्य के मूल अधिकार हैं। क्या है? भविष्य के मूल अधिकार। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। अब हम नीति निर्देशक तत्वों का जब वर्गीकरण करते हैं तो पाते हैं कि इनमें 3 सिद्धांत परिलक्षित हैं। इनमें 3 सिद्धांत मुख्यतः हैं। नंबर 1 पे जो है समाजवादी सिद्धांत, नंबर 2 पे गांधीवादी सिद्धांत और नंबर 3 पे है उदारवादी सिद्धांत। नंबर 1 पे समाजवादी सिद्धांत, नंबर 2 पे गांधीवादी सिद्धांत, नंबर 3 पे है उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत, ये 3 तरह के सिद्धांत जो है नीति निर्देशक तत्वों में परिलक्षित है। तो अब हम पहले समाजवादी सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। समाजवादी सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो पहला समाजवादी सिद्धांत है अनुच्छेद 39A या 39 फर्स्ट या 39 का। इसमें क्या कहा गया है? इसके अकॉर्डिंग राज्य अपनी नीति का इस प्रकार से संचालन करे कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिक को समान रूप। अनुच्छेद 39A समाजवादी सिद्धांत का जो पहला सिद्धांत है अनुच्छेद 39। इसमें क्या कहा गया है कि जो राज्य है वो अपनी नीति का इस प्रकार से संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से पुरुष और महिलाओं को समान रूप से क्या मिले? जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हो सके। पुरुष और महिलाओं को, मेल और फीमेल को जीविका के पर्याप्त साधन मिले। ये जीविका के पर्याप्त साधन मिले, ये अनुच्छेद 39 का में निर्धारित किया गया है। दूसरा है अनुच्छेद 39(4) में बताया गया है कि पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब कि ये समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है। समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए ये सिद्धांत दिया गया है। अब अगला है अनुच्छेद 39(3) में बताया गया कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की हो कि धन उत्पादन साधनों का अहितकारी सकेंद्र न हो, मतलब धन का या उत्पादन का कोई वो ना कर ले, एक ही व्यक्ति को लाभ ना मिले, सकेंद्र ना हो, केंद्रीकरण मतलब उसका केंद्रीकरण ना हो।
अनुच्छेद 39(5) ये बताता है, अनुच्छेद 39(5) जो है, अनुच्छेद 39(5) ये कहता है कि राज्य, 39(5) कहता है, सॉरी पहले अनुच्छेद 39(3) ये वही केंद्र 39(5) कहता है कि सभी राज्य सभी कर्मचारियों, राज्य सभी कर्मकारों के लिए मतलब सेम रूल्स बनाएगा, उनके दोहन ना हो इसके लिए भी रूल्स बनाएगा। और अगला इसमें समाजवादी सिद्धांत में है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वह काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा आदि को गुजारने के लिए लोक सहायता करे और इसके लिए वो बंद तैयार करे। आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमा के आधार पर ही कार्य करने की छूट दी जाए। अनुच्छेद 42 भी इसी में आता है, जिसमें मानव वंचित दशाओं और प्रसूति सहायता के लिए बंद या कानून बनाने का जो है नियम लाया गया है। प्रसूति मतलब जब डिलीवरी किसी महिला की होती है उससे संबंधित कानून भी इसी के अंतर्गत। गांधीवादी सिद्धांत क्या है? देखिए, गांधीवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत SC ST और दुर्बल वर्गों के धन संबंधी हितों में विशेष वृद्धि के लिए कानून बनाया गया। अनुच्छेद 43 में गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य को प्रोत्साहन देना चाहिए, ऐसा इसमें निश्चित किया गया। अनुच्छेद 47 राज्य जो है मादक पदार्थों, हानिकारक औषधियों के प्रयोग का निषेध करेगा, ये तय करता है। अनुच्छेद 48 दुधारू जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, उनके वध यानी उनको मारने का निषेध करेगा, ये अनुच्छेद 48। ये सब क्या है? गांधीवादी सिद्धांत है। और गांधीवादी जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से कांग्रेसियों के द्वारा लाए गए हैं और इनका समर्थन सबसे ज़्यादा कांग्रेसियों ने किया है। उदारवादी लोकतंत्र के सिद्धांत है, तो इसमें क्या है? इसमें अनुच्छेद 45 निःशुल्क जो है शिक्षा का प्रावधान जो है अनुच्छेद 45 में था पहले, इसको जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 21 का में जोड़ दिया गया और इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। पहले ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या था? जो है नीति निर्देशक तत्वों में आता था। ठीक है, इसके बाद समान नागरिक संहिता को भी उदारवादी लोकतंत्र के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में रखा गया है। इसमें कहा गया कि मतलब हर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए और इसके लिए भारत को एक विधि बनानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये हम पहले ही बता चुके हैं, इसके लिए भी कानून। और अनुच्छेद 48 में कृषि पालन और पशुपालन संगठन के लिए। अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 49 में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए उपबंध किए गए हैं। इसके अलावा कार्यपालिका और न्यायपालिका को सेपरेट या इनका पृथक्करण किया गया कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप ना करे और न्यायपालिका कार्यपालिका में कभी कभार हस्तक्षेप कर सके। तो इसके लिए अनुच्छेद 50, इसके लिए अनुच्छेद 50 लाया गया और इसका उपबंध किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 51 का प्रावधान किया गया नीति निर्देशक तत्वों के गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत। अब विधायिका का नीति निर्देशक तत्वों के प्रति दृष्टिकोण कैसा रहा, इस बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, तो इस बारे में चर्चा करना भी जरूरी है कि विधायिका का जो है कैसा दृष्टिकोण रहा। तो चूँकि प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 31 का को जोड़ दिया गया और जमींदारी उन्मूलन जो था उसको वैधानिक रूप देने के लिए अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया। ठीक है, इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इसी में
इसी के तहत अनुच्छेद 31 खा को भी जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि 9वीं अनुसूची अनुच्छेद खा के अंतर्गत ये कहा गया कि अनुसूची के विषय को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये 1951 में प्रथम संविधान संशोधन में इतना काम किया गया। अनुच्छेद 31 का को जोड़ा गया जिससे जमींदारी जो उन्मूलन था उसको वैधानिक रूप दिया गया और अनुच्छेद 31 खा को जोड़ा गया। इससे 9वीं अनुसूची को कोर्ट में चुनौती न दी जा सके ऐसा कानून बनाया गया। इसके बाद 1971 में 25वें संविधान संशोधन में विधायिका ने या संसद ने जो है अनुच्छेद 31 गा जोड़ा। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 31 गा के अंतर्गत जो है धन उत्पादन के साधनों पर को सामाजिक वितरण करने के उपबंध बनाए गए। इसके बाद 1976 में 5 साल बाद 42वें संविधान संशोधन में भारत की संविधान प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया और इसी के अंतर्गत आर्थिक सुधारों द्वारा सबको समान अवसर दिए जाने की बात कही गई। ठीक है, अब इसके आगे इसी 42वें संविधान संशोधन में कुछ और उपबंध जोड़े गए। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया और इसमें निःशुल्क विधिक सहायता का हम पहले ही बता चुके हैं कि निःशुल्क जो है विधिक सहायता का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत, ताकि सभी को समान और जो है सरल सर्वसुलभ न्याय मिल सके। अनुच्छेद 43 का भी इसी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। 43 का में ये जो है आर्थिक न्याय की अवधारणा को लागू किया गया और आर्थिक न्याय की बात को या अवधारणा को लागू किया गया। इसी संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात कही गई। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत बात कही गई। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 45 में वर्णित निःशुल्क शिक्षा के उपबंध को अनुच्छेद 21 का में लाया गया और इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब न्यायपालिका का दृष्टिकोण अगर हम देखें तो न्यायपालिका का दृष्टिकोण विभिन्न न्यायिक निर्णयों में उभर कर सामने आया और यह मिला जुला रहा। मूल अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ न्यायपालिका ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में भी कुछ संशोधन किए। कुछ ऐसे मामले आए जैसे एक मामला था चंपक दुराई बनाम मद्रास राज्य 1951 का एक केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भाग 3 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार पर वरीयता नहीं दी जा सकती, यह निर्णय दिया। ऐसे ही एक कुरैशी बनाम बिहार राज्य के मुकदमे में भी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर जो है अधिक महत्व न दिए जाने की बात कोर्ट के द्वारा कही गई। तो ये कुछ विशेष न्यायपालिका का दृष्टिकोण था। न्यायपालिका ने कुछ आदेश भी लागू किए जो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते हैं। जैसे 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत को लागू करने का जो 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत को लागू करने का जो प्रावधान है वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया, ये भी कोर्ट के अनुसार दिया गया। ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं। तो साथियों, ये संपूर्ण नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित वीडियो था। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें, चैनल को
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।